टू द प्रोग्राम डायलॉग विद एक्सपर्ट्स। मैं आपका मेज़बान ज़ैलदार एहसन शाह एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ और हमेशा की तरह हम हमेशा एक एक्सपर्ट को दावत देते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट ऑफ लॉ भी हैं और एक्सपर्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नाइला राजा साहिबा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपनी कीमती मसरूफियात में से नहीं वक्त नहीं, थैंक यू निकालने सो का। मच, आपने अपने इतने कीमती शो में मुझे इनवाइट किया। हमारा पहला सवाल ये होगा कि ये जो आपने सफ़र तय किया लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, फैशन जी इन्फ्लुएंसर जी और फिर साथ एडवोकेसी, जी जी। ये कैसे दोनों प्रोफेशंस को कैसे आपने इनका इंतखाब किया? दूसरे को तो मैंने इंतखाब नहीं किया था, वो तो मुझे लगता है ये है इंस्टाग्राम वाला जो कंटेंट क्रिएशन है बेसिकली, ये तो एक गॉड गिफ्टेड मेरे लिए कैरियर है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे हमेशा से तैयार होना, घूमना फिरना पसंद था, तो वही मेरा काम बन गया उसमें। मतलब मुझे नहीं पता था कि कब मैं, मतलब मुझे वही कपड़े, जिन डिज़ाइनर्स के कपड़े मैं परचेज़ करती थी स्पेशली, और वही डिज़ाइनर्स मुझे भेजेंगे कि आप हमारे कपड़े पहने और हम आपको पे करेंगे, और उनको मेरे पहनने की वजह से उनके वो कपड़े आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो ये चीज़ें मेरे लिए इस तरह से थी, ये तो एक गॉड गिफ्टेड कैरियर था। और लॉ ऐसा था कि लॉ मैंने खुद चूज़ किया था। मैंने पहले एमबीए किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरी फील्ड नहीं है, मैं डेस्क जॉब नहीं कर सकती, और ऐसे क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। 9 से 5 में किसी कंपनी में जॉब करूँगी तो क्या एक कंपनी को का ही वर्थ बनेगी ना, मैं स्टिल उसकी एक एम्प्लॉई रहूँगी। मतलब जो सब कुछ हो रहा होगा, किसी चीज़ की वर्थ बनेगी, कोई एक्सटेंशन होगी तो उस कंपनी की होगी, मेरी क्या वर्थ बनेगी। तो मैं सोचा कि मैं अपनी कोई वर्थ बना लूँ और कुछ और ऐसा करूँ जिससे मेरी कोई वैल्यू बढ़े जिस चीज़ से। तो फिर मैंने सोचा था, हाँ जी, तो फिर मैंने कहा कोई प्रोफेशनल डिग्री करती हूँ। मेडिकल तो कर नहीं सकती थी, और बाकी सब डिग्रीज में हमारे पाकिस्तान में मुश्किल बहुत है, इतने अरसा लग जाता है पढ़ने में। वैसे तो लॉ में भी बहुत असर है। लेकिन लॉ ऐसा था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का किया, इसलिए अपना ये नहीं किया, क्योंकि हमारे इसमें तो ऐसे से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो लॉ में ज़रूरत भी नहीं है, और बस डिग्री को खींचते जाएंगे कि 5 साल की करके बस छोड़ेंगे किसी तरीके से, तो वो कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री की थी, वो 2 ईयर्स की ली थी, और उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ है कि मास्टर्स वालों के लिए उन्होंने 2 ईयर्स की हुई है। और वैसे अगर आप करते हैं अपने उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद या ए लेवल्स के बाद, तो उनके लिए 3 ईयर्स की है, स्टिल 3 ईयर्स की लॉ की डिग्री है। और वैसे आपने कैसा पाया जब आप इस प्रोफेशन में, बिकॉज इट्स आई एम एडवोकेट माय सेल्फ, जी जी सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किस तरह इसको कैरी ऑन करते हैं। प्रोफेशन, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, एवरीडे लर्निंग, एवरीडे नई क्यूरीज। सही बात है, ये तो है। एज अ वुमन लॉयर आपने कैसा इस प्रोफेशन? मुझे लॉ की यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसमें कुछ न्यू है हर टाइम। ये नहीं कि एक चीज़ है आपको और वो आती है, आप बस उसी को रट्टा मारी जा रहे हो, और वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मुझे ये थोड़ी चैलेंजिंग सी जो डिग्री है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि एक चीज़ आपने सीखनी है, रोज़ कोई और बंदा बता रहा है, एक और बंदा है उसका एक और पर्सपेक्टिव बताएगा, और वो पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी का मतलब उसमें डिफरेंट है, हर केस में कोई डिफरेंट केस लॉज हैं, डिफरेंट जजमेंट्स हैं, जिसमें मतलब नॉर्मल से नॉर्मल भी है ना, गार्डियनशिप सबसे सिंपल होगा, उसमें भी इतनी जजमेंट्स हैं और इतनी चीज़ें हैं जिसमें बंदा सोचता है कि एक ऐसे भी फैक्ट्स हैं, एक ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये हुआ है। सिर्फ लॉ तो है ही, लेकिन आप उसमें जजमेंट्स को भी देखते हैं, तो उसमें मुझे ऐसे लगता है ये चैलेंजिंग सी जो ये डिग्री है, यही मुझे ज़्यादा फैसिनेट करती है। लॉ में एरिया ऑफ एक्सपर्टी क्या आपका? मुझे हैरेसमेंट था हमेशा से मेरा पहले, और मुझे उस पर बहुत इंटरेस्ट था। हैरेसमेंट के बाद मुझे जेंडर बेस्ड वायलेंस में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं उसमें कोई काम करूँ। मतलब मेन हमेशा मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए ही मैंने लॉ किया था कि मैं, मतलब कहीं मुझे लगता था कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मुझे ना बचपन से ही ऐसा मुझे था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लोग मुझे बोलते थे, हाँ जी, मैं स्कूल्स में, मतलब मेरे घर में किसी हाउस स्टाफ का मुझे पता चलता था उसके घर में कोई मसला है, उसके साथ चल रहा है, तो मैं हर चीज़ में बहुत बोलती थी। मेरी मामा मुझे बहुत डांटती थी, वो बहुत, मेरी मामा हाउस वाइफ हैं, तो वो मुझे हमेशा कहती थी लोगों के मसलों में नहीं बोलते, अपना नुकसान होता है, अपना इसी चीज़ में ऐसा काम नहीं करते। लेकिन मैं उस चीज़ को सीख ही नहीं सकी कि मैं चुप रहूँ, मुझसे नहीं चुप रहा जाता कोई भी गलत नाइंसाफ़ी देख के। तो आप ये बताएंगी काइंडली कि ये जो अभी आपकी फील्ड है लॉ, और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है हरासमेंट पर भी। जी जी, हाँ सॉरी मैंने बता नहीं सकी एक्सपर्टीज। कमीशन में भी आपने काम हाँ जी, किया है। हरासमेंट, उसके बाद अब मैं गार्डियनशिप में ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ औरतों को, बल्कि कुछ मर्द भी हैं ऐसे जिनके बच्चे उनसे दूर कर दिए जाते हैं, और गार्डियनशिप के केसेस में लाजमी नहीं है कि सिर्फ औरत को ही गार्डियनशिप मिले या मर्द को ही मिले। अक्सर वो उसमें मेन यही होता है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, माइनर जो भी है वेलफेयर उसका, तो अक्सर नाना नानी को भी मिल जाती है जी अगर वेलफेयर उनके लिए। तो जो नेशनल गार्डियन तो मैं अब गार्डियनशिप के केसेस ज़्यादा काम कर रही हूँ, और मैं उसमें कम से कम फ़ीस, बल्कि जहाँ मुझे ये लगे कि फ़ीस मैंने नहीं चार्ज करी, मैं फ़ीस नहीं भी चार्ज करी। तो गार्डियनशिप के केसेस में अभी मैं मज़ीद में इसमें एक्सपर्ट होना चाहती हूँ। अच्छा, एक तो मैं आपको एडवाइस दूंगा एज अ सीनियर लॉयर
कि फीसेस जरूर ले, जी जी वो आपका राइट भी है और वो आपका हक भी है। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी है जो नहीं पे कर सकता तो फिर वाकई डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट सही भी बात करें, है। लेकिन ये बिल्कुल ही फ्री की मैं आदत ना एक दो डाल तो दें। मेरी फ्रेंड्स ही हैं, तो उससे उनसे तो मैं नहीं ले रही फीस, और बाकी बाकी भी मुझे अगर लगता है कि मुझे इसमें इतना वो नहीं है मसला कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा कोई मेरा उस पर इतना वेस्ट नहीं हो रही है, मेरा टाइम नहीं लग रहा, या कोई बहुत ज़्यादा अगर एग्जॉस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें मुझे सारी डॉक्यूमेंटेशंस निकलवाने हैं, हर जगह जाना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो जाहिर सी बात है जिसमें बनता है वो तो मैं करूँगी चार्ज, लेकिन वैसे लाजमी ले, लाजमी ले। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हरासमेंट जो है इन पब्लिक, इन ऑफिस, इसके ऊपर आपकी क्या एक्सपर्टीज है? पाकिस्तान में क्या लॉज प्रिवेल कर रहे हैं, और इन जनरल आप हरासमेंट इन पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? हैरेसमेंट, देखिए मैं भी पहले हैरेसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि कोई काम करने की जगह में अगर आपको तंग करे या आपको गलत तरीके से देखे भी तो इसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं। ये मुझे खुद नहीं पता था जब तक मैं उस डिपार्टमेंट में मैंने काम नहीं किया और मैंने केसेस नहीं देखे डिफरेंट डिफरेंट, कि अगर किसी ने आपको कोई अनएथिकल इशारा भी किया तो वो भी हैरेसमेंट है, कोई गलत मैसेज किया तो वो भी हैरेसमेंट है काम करने की जगह में, जहाँ आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या वर्किंग रिलेशन है। और मैं मतलब आफ्टर वर्क भी आप उसको मैसेज नहीं कर सकते, यानी कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आप उसके बाद भी मैसेज नहीं कर सकते। तो ये हैरेसमेंट के डिपार्टमेंट में मुझे जाके पता चला कि वो कितना पावरफुल कोर्स हैं, लॉ कितना पावरफुल है कि वो औरतों को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, और स्पेशली काम करने की जगह पे जहाँ औरतें समझती हैं कि नहीं यहाँ पे तो अगर हमने कंप्लेन भी किया तो हमारे अगेंस्ट रिटेलिएशन हो जाएगी, क्योंकि उस लॉ में ये भी है, अगेंस्ट इंक्वायरी हो जाएगी। तो उसमें ये भी है कि अगर रिटेलिएशन होती है, अगर आपको किसी ने कहा कि मेरे साथ चाय पी लो और आपने कहा मैं नहीं पी सकती, और उसके बाद उसने आपकी गेन ट्रांसफ़र कर दी, आपसे ऑफिस ले लिया, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि उसको नेक्स्ट डे वो आती है तो वो कहते हैं आपका ऑफिस ही नहीं है, आप इधर बाहर ही बैठे हैं चेयर लगा के, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो वो पहले एक ऑफिस होता है, सब कुछ होता है, फिर कुछ देर बाद उनसे फ़ोन ले लेंगे, कुछ देर बाद उनसे कंप्यूटर ले लेंगे कि जी आपकी ये फैसिलिटी अब खत्म है। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रिटेलिएशन है, तो उसमें भी केसेस हैं। लेकिन अक्सर पहले लोग बोलते हैं कि अच्छा जब इनको हरास किया था तब क्यों नहीं बोला, जब रिटेलिएशन हुई तब बोला है। तो लॉ में उन्होंने ये लिख दिया कि रिटेलिएशन भी अगर होगी, कि अगर उन्होंने कोई ऐसे सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की है और उन्होंने आगे से रिजेक्ट कर दिया है और रिटेलिएशन हुई है तो वो भी हरासमेंट है। वो भी हरेसमेंट में फॉल करती है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि अभी बड़ा सुना है हमने इस्लामाबाद बार काउंसिल ने स्पेशली वुमेन के लिए एक सीट रिजर्व कर जी दी है जी कि जिस पे वो इलेक्शन, इसको आप किस अंदाज से देखती हैं? अच्छी बात है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मैं हमेशा से देखती थी इस्लामाबाद में कोई इलेक्शंस मैंने नहीं देखा कि किसी फीमेल ने कॉन्टेस्ट किए हों, और कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन में हमेशा ये भी कहा जाता है कि पता नहीं करोड़ों रुपए लगते हैं, जाना पड़ता है, अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो औरतों के लिए मुश्किल तो होता होगा, ज़ाहिर सी बात है, इतने लोगों से मिलना, हर वकील से जाके चैम्बर्स में जाना, मुझे लगता है औरतों के लिए मुश्किल था। तो तभी उन्होंने एक सीट क्रिएट की, क्योंकि एक ऐसा हर जगह मुझे ऐसा लगता है कोई कमेटी हो या कुछ भी हो, उसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें एक औरत ज़रूर हो, मेन एक रिक्वायरमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक दिया हुआ है कि औरतों हैं और मर्द साथ साथ हैं, जो लॉ भी बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा जो औरतों के लिए भी होगा और मर्दों के लिए भी होगा। तो इसी तरह से ये सीट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अभी भी मैंने सुना था बीच में कि उसमें भी वो ये देख रहे थे कि सीट में आएगा कौन, इस तरह से कौन चूज़ करेगा, तो वो यही कह रहे थे जो सबसे ज़्यादा सीनियर हो वही इस सीट में को, जाहिर सी बात है, चूज़ करे इस तरह से। और फिर मैंने बीच में मुझे अभी पता चला बार में उन्होंने कहा कि हम तो पहली दफ़ा देखा है कि अब थोड़ा ना फीमेल लॉयर्स में भी हमने यूनिटी देखी है, वरना पहले नहीं थी। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ऐसा क्यों है कि फ़ीमेल लॉयर्स में यूनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अगर हूँ और मुझे पता चले कि कहीं फ़ीमेल लॉयर है और उसको सपोर्ट करना है, बेशक मेरा चैम्बर किसी और को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा वहाँ पे फीमेल है, दूसरी बंदी, तो ऑटोमेटिकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी सपोर्ट उसी के साथ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स में इरादा रखती है इलेक्शन लड़ने का, नहीं, और मैंने बार का खसूसी, मैं क्योंकि बार में हम आपको देखते हैं कई दफ़ा बड़ी एक्टिव नजर आती है। बाहर में होती हूँ, मैं बाहर के लिए काम भी बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन इलेक्शंस का मैंने नहीं सोचा। हाँ, लेकिन अभी तो कुछ साल रहते हैं आपकी जी जी, वो तो है, उसके लिए बड़ी स्टैंडिंग चाहिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं है, कभी कोई प्लान नहीं है इसका। अच्छा, अब हम आपके जो आपकी ज़िंदगी का एक और जो फील्ड है अदर देन एडवोकेसी, हम उस पे आते हैं, जिस पे अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दे रखी है, जिस जी पे जी, आपका थैंक यू। पाकिस्तान में बहुत नाम है। वो है कि आप सोशल मीडिया लाइव फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, जी लाइफस्टाइल जी। इन्फ्लुएंसर हैं। सो एक तो ये मुझे बताएं कि ये कैसे अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया इसमें। दूसरी बात, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान को जब आप इन जनरल देखते हैं, अब इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान की बेहतरी में क्या किरदार अदा कर सकते हैं?
वैसे तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसी में आंसर है कि अच्छा इन्फ्लुएंसर वही बन सकता है जिसका अच्छा इन्फ्लुएंस हो। मतलब अच्छा इन्फ्लुएंस ऐसे कि जो लोग आपसे इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें, या अगर फैशन भी आप कर रहे हैं तो फैशन भी ऐसा हो जिससे अच्छा फैशन आप इनकरेज करें, प्रमोट करें अपने मुल्क की चीज़ों को, कपड़ों को, जिससे हमारे बाहर से भी इवन हमारे जो ईस्टर्न कपड़े बाहर इतने पसंद किए जाते हैं कि मुझे ये बाहर जाके अंदाज़ा हुआ था कि जब मुझे वहाँ पे लोग रोक रोक के मुझसे मिल रहे थे और मुझे बताए थे कि हमने आपको इस ब्रांड के साथ देखा था और इस सैलून के पेज पे आपको देखा था कि हमें वहाँ का मेकअप बहुत पसंद है, हमें वहाँ के कपड़े बहुत पसंद हैं और वहाँ पे तो इससे हमारी मार्केट इंप्रूव होती है। मतलब अल्टीमेटली तो हमारे मुल्क का ही फ़ायदा है ना। बेशक फैशन रिलेटेड इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही है, लेकिन वो सब कुछ पैसा तो हमारे मुल्क में ही आ रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर, और इसके साथ साथ जब मुझे लोग मैसेज करते हैं बहुत सी लड़कियां कि हमने आपको नायला बाजी देख के लॉ किया है चूज़ और हम लॉयर बन रहे हैं, वरना पहले हमें लगता था कि कोई भी हमें नहीं बनने देता था, हमने अपने पेरेंट्स को आपका दिखाया तो मेरी अम्मी भी कहती हैं मुझे अब कि हाँ तुमने वकील ही बनना है और नायला राजा जैसी वकील बनना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो सब लोग बोलते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप बल्कि एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें हम सब आपके साथ हों, कि हमने आपको देख के लॉ किया है। तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि वो लोग मुझे देख कर लॉ कर रहे हैं और कोई डिग्री चूज़ कर रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं, वरना तो लोग सोचते ही नहीं है ना। जैसे मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था जो मेरी फ्रेंड्स कर रही हैं वही मैं डिग्री करूँगी। जहाँ वो जा रही हैं उन्होंने कहा हम जी बीकॉम करेंगे, मैंने कहा बीकॉम, उन्होंने कहा हम एमबीए करेंगे, मैंने कहा मैं भी एमबीए। मेरी कोई चॉइस ही नहीं थी और इतना लेट मुझे समझ आया। और लेकिन अगर कोई लड़कियाँ मुझे देख के अभी से अपना कैरियर सोच के खुद चूज़ कर रही हैं तो वो बहुत बड़ी बात है और यही अच्छा इन्फ्लुएंस होता है आपका। और आप क्या समझती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त खुद आप एक एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट की, एज एन एडवोकेट, एज एन इन्फ्लुएंसर। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है। जैसे लड़कियां आपको देख के कह रही हैं कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आप इन जनरल वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह देखती हैं? औरतों में वुमेन एम्पावरमेंट की पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है? मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में तो सबसे पहले ये कहूँगी कि वुमेन वैसे ही एक औरत जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो औरत है। क्योंकि लड़कों का अगर कोई मसला हो या कोई भी ऐसे मसले हो ना तो उसमें थोड़ा डिले आ सकता है। वो कहते हैं अच्छा जी लड़का है, ये है, मैंने वो देखा है इस चीज़ों में कोई कार्रवाई हो। लेकिन कहाँ कहीं अगर ये चीज़ हो कि कोई औरत है तो उसमें कोई भी चीज़, कोई भी डिपार्टमेंट या कहीं भी कोई कार्रवाई कोई नहीं कहता कि डिले कर दो, कि अगर कोई औरत इन्वॉल्व है वो कहते हैं फ़ौरन से पहले उनको फैसिलिटेट करें, फ़ौरन से पहले उनका मसले का हल निकालें। तो मैंने ये चीज़ अभी मतलब प्रैक्टिकली आके देखी है कि औरत होना ही एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये तो बाद की बात है कि आप वकील हैं या कुछ इस तरह से, एक औरत होना ही बहुत बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। और दूसरी बात ये कि औरत के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एम्पावरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं या किसी ऑफिस जाते हैं या किसी बाहर जाते हैं तो मर्द ज़्यादा होते हैं, तो हमें वैसे ही थोड़े से कंफ्यूज हो जाती हैं औरतें कि जाहिर सी बात है तो मर्द इतने ज़्यादा हैं और कम लगता है अपना आप। तो हम जितनी ज़्यादा बाहर निकलेंगी तो उतनी ज़्यादा औरतें होंगी कि मर्दों को भी नहीं फील होगा कि कोई और कम है या ये औरतें कम है, और ना हमें लगेगा। क्योंकि मैं अक्सर जाती हूँ क्लिनिक या सैलून्स वगैरह जहाँ ऐसे हो कि लड़के लड़कियाँ मिक्स हैं, तो मैंने इतनी दफ़ा देखा है कि लड़के आके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं जब इतनी ज़्यादा औरतें हों, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, वो फ़ोन पकड़ लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। हम सही जगह पे हाँ, हैं कि नहीं? मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज़्यादा औरतें बैठी हुई हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर किधर अब कैसे बैठे हैं, वो फ़ोन पकड़ के बाहर निकल जाएंगे जब तक 2-3 मर्द और ना हों। तो मुझे ऐसा लगता है हम जितनी ज़्यादा औरतें बाहर निकलें, काम करें, क्योंकि कोई गलत काम नहीं है। हमें ये बस सिखाया जाता है कि अच्छी औरत जो है वो नहीं बाहर निकलती, अच्छी औरत जो है वो बिज़नेस नहीं करती, ये बाज़ारी औरतों के काम है। ये इस तरह की बातों से निकल जाना चाहिए। ये बहुत डिसेंट फैमिलीज़ में मैंने देखा है ये बातें जो लोग करते हैं कि जी अच्छी औरतें जो हैं वो बिज़नेस नहीं करती, वो बस पढ़ाई करती हैं और बस जी शादी करती हैं, वो अच्छी औरत है। ये लोगों की डेफिनेशन है। वो एक डेफिनेशन, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट ये कहना कि वो ठीक नहीं है। हाँ, और जो मर्द इतने अरसे से बिजनेसेस कर रहे हैं वो लोग गलत नहीं है, लेकिन औरत करेगी तो वो गलत क्यों है? हजरत खदीजा जो हाँ, एंटरप्रेन्योर इस्लाम में एक इतना बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ी ताजिर थी। तो कारोबार करना, औरतों को एम्पावर करना, मैं समझता हूँ रिलीजन ने भी सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट अगर दी है तो वो इस्लाम ने दी है खवातीन को। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एक दोस्त थी, उसका रिश्ता हुआ और उसके दोस्त ने उसके सॉरी फियांसे ने कहा कि तुम अब ये, हालांकि वो डिज़ाइनर थी, घर बैठ के कपड़ों का काम करती थी, उसने कहा अब तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि ये अच्छी लड़कियों का काम नहीं है। मतलब ये बात मुझे समझ ही नहीं आती ना कि किस तरह से अच्छी लड़कियों का काम नहीं है कि तुम लड़कियों रिलेटेड कपड़े बना रही हो, घर में बैठ के बना रही हो, तो इसमें क्या क्या अच्छी लड़कियों का काम नहीं है? और मतलब इस तरह की बातें मुझे समझ नहीं आती। एक और मेरी दोस्त है, वो लैशेज़ का काम करती है, वो भी लड़कियों को रिलेटेड है, लेकिन उसकी भी जब शादी होनी है उसके बंदे ने कहा कि तुम ये काम खत्म कर दो, ये बड़ा गंदा काम है।
मतलब गंदा काम कैसे आप किसी काम को कह सकते हो? कोई चीज़ हमारे मुल्क में हम कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नया एक लड़की घर बैठ के काम कर रही है, कोई स्किल है उसके पास और आप वो उसको भी गंदा काम अपनी कह के रिस्पेक्ट से वो अगर कुछ कमा रही है अपनी और एक स्किल है इज्जत, ना तो लैशेज़ हाँ, लगाना तो और एक आप स्किल है कपड़े डिज़ाइन करना, लेकिन स्किल लाज़मी तो नहीं है कि आपने बस डिग्री की हो और आप बस बैंक में जॉब कर रहे हो या अगर डॉक्टर हो तो तब आप एक चलो अच्छा काम कर रहे हो। वरना अगर आप स्किल है और आप घर बैठ के काम कर रहे हो तो वो गंदा काम कैसे है? ये मुझे ये बातें नहीं हो नहीं समझ सकता, मैं आती। नहीं समझता हूँ ये है। हुँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी और वुमेन एम्पावरमेंट, हुँ, क्योंकि एक औरत ने घर चलाना होता है, एक हुँ, औरत ने पूरा खानदान चलाना जी। होता है, एक औरत ने बच्चों की परवरिश हुँ, करनी होती है, हुँ, एक औरत ने ही माशरा चलाना होता है। तो हुँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट होनी हुँ। चाहिए, और आप एक बहुत अच्छी यंग वुमेन के लिए एम्पावरमेंट की जी, मिसाल ज़रूर। हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सिखाऊँ औरतों को कि अपना एक तो कभी नाइंसाफ़ी ना होने दें अपने साथ और अगर कोई डराए तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। क्या ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे सुनने और देखने वालों को कोई मैसेज दें, जितनी ख़वातीन आपको देख रही हैं, हुँ। जितनी यंग वुमेन आपको देख रही हैं, उन सब के लिए कोई मैसेज आप दें। मैं यही मैसेज दूँगी कि अगर कहीं कोई वैसे तो हर लड़ाई, हर मसले, हर झगड़े से दूर रहें, लेकिन अगर कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करता है और आपको लगता है कि आपका कोई राइट वो छीनने की कोशिश कर रहा है, जो आपका राइट है, तो वो उसके लिए आप डरें मत। मतलब आप अगर खड़ी हो जाएँगी ना, तो कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे नहीं लगता। और लॉ पे बिलीव रखें, पुलिस पे यकीन रखें, ये लोग हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैं। जब हम लोग इन पे यकीन करके जाएँगे और अपनी जंग लड़ेंगे, तो वो हमारे साथ खड़े होंगे और अपनी जंग लड़नी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए दुनिया के खिलाफ आपको जाना पड़े ना अपने राइट के लिए तो आप जाएँ और अपना राइट लेके रहें। ऐसे मत छोड़ें अपने राइट्स को। बड़ा हुँ, ज़बरदस्त मैसेज के साथ ही हम इस हुँ। प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया थैंक कि यू सो आपने मच। वक्त हुँ, निकाला। हमने बहुत सी बातें करनी थी, दामन हुँ, वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से हम बहुत से मौज़ूआत को छेड़ नहीं सके, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इनको तकलीफ़ देंगे। हरासमेंट के हवाले से, हुँ, फैमिली लॉस के हवाले से, गार्डियनशिप के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे, और इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से भी किस तरह ये कंटेंट क्रिएट होता है। हुँ। अ लॉट मोर टू डिस्कस। एक दफ़ा फिर आपको जी, ज़रूर। तकलीफ़ देंगे। हुँ, तब तक आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने आज इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। औरतों के लिए ये एक मिसाल है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी मैसेज दिया, और जो लास्ट में उन्होंने मैसेज दिया कि अपने हक़ के लिए खड़े होना सीखें, मेरा हुँ। ख्याल है ये बहुत खूबसूरत मैसेज था। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे।